हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 8th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 50 टॉपिक हम प्रीवियस 7 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में। देन हम देखेंगे फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। देन बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। देन देखेंगे वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के बारे में। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम साउथ चाइना सी को देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में। ये लॉन्च किया गया था 2013 में एज अ इंटरनेशनल पॉलिसी बेस्ड नेटवर्क के रूप में। रिसेंटली भारत की 3 सिटीज़ ने इसको ज्वाइन किया है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये नेटवर्क सपोर्ट करता है ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इक्वली। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है वह रॉन्ग है, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें जो बात की गई है कि ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है इक्वली, तो ये इक्वली नहीं बल्कि ये प्राइमरली सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली अभी 3 सिटीज़ ने इसको ज्वाइन किया है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को, जिसमें केरला से हैं त्रिशूर एंड नीलाम्बुर और तेलंगाना से हैं वारंगल। वारंगल जो सिटी है उसको यूनेस्को से सेकंड टाइम रिकॉग्निशन मिला है, क्योंकि अभी हाल ही में रामप्पा टेम्पल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। इस वर्ष जो 2022 में 77 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है 44 कंट्री से, जिसमें इंडिया की भी 3 सिटीज़ हैं। इसके अलावा इसमें जो सिटीज़ हैं, यूक्रेन की अभी कैपिटल कीव को शामिल किया है, साउथ अफ्रीका की सिटी डरबन, यूएई की सिटी शारजा को भी इसमें शामिल किया गया है। ये जो सिटी इसमें इंक्लूड की जाती हैं वह इनक्रेज करती हैं जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का। यदि किसी सिटी ने अपने यहाँ पे लर्निंग के लिए लर्निंग सिटीज़ के रूप में बेस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है, तो वह उसको एक्सचेंज करेंगे अदर सिटीज़ के साथ, जिससे वह सिटीज़ भी उस आइडिया को अपना सकें। इसके बाद देख लेते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 2013 में एज अ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी बेस्ड नेटवर्क है जो इंश्योर करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्निंग सिटीज़ बाय शेयरिंग आइडियाज़ आर्ट्स विथ अदर सिटीज़। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी तक 294 सिटीज़ हैं 76 कंट्री से। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है अचीवमेंट ऑफ ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लेकिन ये प्राइमरली जो फोकस करता है वह करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो कि आपकी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करती है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, जो कि आपकी सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में बात करती है। चलिए देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 17 गोल हैं। इसके अंतर्गत 169 टारगेट्स भी हैं जिनको अचीव करना है 2030 तक। इसमें बात की गई है फर्स्ट में नो पॉवर्टी के बारे में, सेकंड में बात की गई है जीरो हंगर के बारे में, थर्ड में बात की गई है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, फिफ्थ में जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, सिक्स्थ में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में, एट्थ में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, नाइन्थ में बात की गई है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, 10 में बात की गई है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ के बारे में, 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता है, 12 बात करता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में, थर्ड में एनवायरनमेंट से संबंधित क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, 14 में लाइफ बिलो वाटर एंड 15 में बात की गई है लाइफ ऑन लैंड एंड 16 में पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, और जो 17 में बात की गई है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जो लर्निंग सिटीज़ जो यूनेस्को का है ये 4th एंड 11 पर प्राइमरली फोकस करता है। देन बात कर लेते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यूनेस्को
ये जो आपकी डेजिग्नेट करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है कल्चरल रूप से या नेचुरल हेरिटेज के रूप में। इनको कंट्री के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है जिन्होंने सिग्नेटरी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। अभी हाल में भारत में 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड हैं। इसमें जो कंचनजंगा है वह ओनली 1 मिक्स्ड साइट्स है इंडिया के अंतर्गत। इसके अलावा जो इंडिया में जो 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं नंबर के अकॉर्डिंग हम देखें तो, इसके अलावा जो फर्स्ट साइट्स इसमें लिस्ट की गई थी वह अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सारे इंस्क्राइब किए गए थे 1983 में। इसके बाद देख लेते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लोकेशन है मैप पर, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो कंचनजंगा है ओनली 1 मिक्स साइट्स है इन इंडिया, मिक्स साइट्स ये कंचनजंगा है। बाकी 39 अदर साइट्स हैं, जिसमें से 32 आपकी कल्चरल और 7 आपकी नेचुरल साइट्स हैं। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था डेब्ट जीडीपी रेशियो को कंबाइंड 60%, जिसमें से 40% सेंटर का एंड 20% स्टेट के लिए। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लायबिलिटी है वह है 21% ऑफ द जीडीपी, जबकि स्टेट की कंपेयर करें तो 49% ऑफ द जीडीपी है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि स्टेट ने सेंटर से कोई लोन ले रखा है या सेंटर ने उस किसी लोन की गारंटी दे रखी है, तो उसको अपने लोन अगर रेज करना है स्टेट को, तो उसको सेंटर की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी है। इस पर जो सेकंड स्टेटमेंट जो बात की गई है कि सेंट्रल की लायबिलिटी है डोमेस्टिक वह 21% है, जबकि स्टेट की लायबिलिटी है डोमेस्टिक वो 49%। तो ये दोनों डेटा को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया गया है। 21% लायबिलिटी है स्टेट की एज पर 2017 डेटा एंड 49% लायबिलिटी है डोमेस्टिक लायबिलिटी है सेंट्रल की। इसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था वो इनेक्ट किया गया था इन 2003 में। किसके लिए ये सेट टारगेट करता है गवर्नमेंट के लिए कि रिड्यूस करें वे अपनी फिजिकल डेफिसिट को। इसी के रिव्यू के लिए, इस एक्ट के रिव्यू के लिए 2003 के एक्ट के रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था एन.के. सिंह कमेटी 2016 में। एन.के. सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को अपने टारगेट फिजिकल डेफिसिट के अचीव करना चाहिए कितना 3% ऑफ जीडीपी अप टू द 2020, 2.8% of GDP up to the 2021 and 2.5% of GDP up to the 2023। इसके अलावा इसकी अदर की रिकमेंडेशंस भी थी। रिव्यू कमेटी ने कहा कि जो डेब्ट जीडीपी रेशियो है उसको कंबाइंडली कितना करना है 60%, और इस 60% में से सेंट्रल का होगा 40% एंड स्टेट का होगा 20%। ये इस तरीके की रिकमेंडेशन उन्होंने दी बाय 2023। इसके अलावा उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को कम करने का टारगेट रखा 2.5% बाय 2023। इसके अलावा उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करने का टारगेट रखा। इन्होंने कहा कि 0.25% पर ईयर कम किया जाए और 0.8% तक लाया जाए बाय 2023। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो FRBM की जो स्प्रिट है उसको लागू करने के लिए फिजिकल प्रूडेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। साथ ही इन्होंने जो रिकमेंड किया वह फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी कहा कि एस्केप क्लोज की इन्होंने बात की। जैसे कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोविड पेंडेमिक आया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, तो इसमें सेंट्रल एस्केप कर सकता है फिजिकल डेफिसिट से कितना 0.5% तक। इसके अलावा जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ
के समय भी इस तरीके का एस्केप क्लोज अपनाया जा सकता है। और इसमें जो स्टेट की जो जीडीपी डेट जीडीपी की बात की गई थी, अभी जो करेंट में 21% है, उसको लेकर कितना आना है बाय 2023-20% तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बोथ मॉनेटरी एंड जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं वो ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगी और ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि अलग अलग। इसके अलावा इन्होंने जो डेटा के बारे में कहा कि जो उसके डोमेस्टिक लायबिलिटी है सेंटर की, जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था कि डोमेस्टिक लायबिलिटी है सेंटर की एंड स्टेट की, सेंटर की डोमेस्टिक लायबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर ना पता हो तो इतना पता होना चाहिए कि सेंटर की जो डोमेस्टिक लायबिलिटी है वो स्टेट से ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल है 292 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि यदि स्टेट ने सेंटर से लोन ले रखा है या सेंटर ने स्टेट के किसी लोन पर गारंटी दे रखी है, तो अगर स्टेट उस लोन को रेज करना चाहता है और लोन लेना चाहता है मार्केट से, तो उसको सेंटर की प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो ये आर्टिकल 292 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये एक पब्लिक लेजर है जो कि सिंगल यूजर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। इसके अलावा सेकंड में कहा गया है कि जो इसका जो ब्लॉकचेन का जो स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है वह केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी जो ब्लॉकचेन आधारित जो बेसिक फीचर्स हैं उससे संबंधित जो एप्लीकेशन है वो किसी भी की परमिशन के बिना डेवलप किए जा सकते हैं। ये 3 स्टेटमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वह रॉन्ग है, बट जबकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये क्रिप्टो करेंसी के लिए है, केवल ये क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, इसका यूज हेल्थ केयर में भी किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ई कॉमर्स के लिए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के लिए, मीडिया, नॉन फंजिबल टोकन्स आदि में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अदर फैक्ट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक शेयर डेटाबेस है जो कि टिपिकल डेटाबेस से डिफर है। ये ब्लॉक्स के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो कि एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं, क्रिप्टोग्राफी से। अभी जैसे ही कोई नया डेटा आता है तो एक फ्रेश ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और जब ये फ्रेश ब्लॉक डेटा से फिल हो जाता है तो ये प्रीवियस ब्लॉक बन जाता है और चेन के अंतर्गत जुड़ जाता है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है इसमें स्टोर की जा सकती है, लेकिन अभी जो इसका मोस्ट कॉमन यूज हो रहा है वो लेजर के ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए हो रहा है। बिटकॉइन के केस में देखें तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो डिसेंट्रलाइज पेज में यूज होती है। मींस इसका कि कोई सिंगल पर्सन इसका कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इस पर जो कंट्रोल होता है वो कलेक्टिवली कंट्रोल होता है। इसमें जो डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल होता है। मींस अगर जब इसमें एक कोई डेटा स्टोर कर दिया गया है तो वो इरिवर्सिबल है, उसको आप हटा नहीं सकते और वो एक परमानेंटली स्टोर रिकॉर्ड हो जाता है और जो कि सभी के लिए व्यूएबल होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे कि किसी ने रिक्वेस्ट किया ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन जाएगा पीपल टू पीपल नेटवर्क में, जो कि कई सारे कंप्यूटर्स होंगे और हर एक कंप्यूटर नोड्स की तरह काम करता है। और ये फिर ये जो नोड्स हैं ये इसको जो इन्फॉर्मेशन है ये पीपल टू पीपल नेटवर्क पर उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा बाय द एल्गोरिथम। और जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होगा उसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और अदर इन्फॉर्मेशन। और जब ये एक बार वेरीफाइड हो जाता है तो कंबाइंड हो जाता है ये अदर ट्रांजैक्शंस के साथ, जो कि एक नया ब्लॉक बना लेता है लेजर का। देन जो न्यू ब्लॉक बनता है वो ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में और जो कि परमानेंट होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके से इस प्रोसेस के तहत वह काम करती है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, बेस्ट इनिशिएटिव के बारे में। इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फॉर इनेबल द वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस। जो बेस्ट इनिशिएटिव है ये न्यू आई-STEM है। आई-STEM मीन्स मैपिंग ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये यूज करता है वेब पोर्टल का फॉर रिसर्च शेयरिंग एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इसमें आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वह सेकंड ओनली है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये लॉन्च की गई है जो स्कीम वह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं बल्कि ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा की गई है। चलिए जान लेते हैं आई-STEM के बारे में। आई-STEM एक नेशनल वेब पोर्टल है जो कि शेयर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को। ये फैसिलिटेट करता है रिसर्चर्स को कि उनको एक्सेस मिल सके स्लॉट्स, इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए। साथ ही साथ इनकी जो डिटेल है आउटकम्स हुए हैं किसी रिसर्च के या पेटेंट से संबंधित या किसी टेक्नोलॉजी या पब्लिकेशन से संबंधित, तो उनके साथ उनको रिसर्चर्स के साथ शेयर किया जा सके। इसको जो लॉन्च किया गया था 2020 में, किसके द्वारा इनिशिएटिव है ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, जो कि अंडर द एजिस है प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC मिशन के तहत। PMSTIAC क्या है? ये एक ओवर आर्किंग काउंसिल है जो कि फैसिलिटेट करती है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफिस को फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में के स्टेटस, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टेटस को असिस्ट करने के लिए, चैलेंजेस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक रोड मैप बनाने के लिए और फ्यूचरिस्टिक रोड मैप के तहत प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं जो आई-STEM है उसके गोल क्या हैं। जो आई-STEM है उसका जो गोल है वह स्ट्रेंथन करना R&D इकोसिस्टम इन कंट्री, साथ ही साथ जो रिसर्चर्स हैं उनको रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करना। इसके अलावा जो प्रमोट करना टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट जो कि डेवलप किए जा सके इंडिजिनियसली, एंड जो उनको नेसेसरी सप्लाई है सपोर्ट करना रिसर्चर्स के लिए, साथ ही उनको इनेबल करना फॉर एक्सेस द जो एग्जिस्टिंग पब्लिकली फंडेड जो R&D जो चल रही हैं उसके बारे में बाय द आई-STEM वेब पोर्टल। इसका जो फेज 1 था, जो फर्स्ट फेज में पोर्टल में लिस्ट हुए 20,000 पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम 1050 इंस्टीट्यूशन, और इसमें 20,000 से ज़्यादा रिसर्चर ने इसमें इनरोल किया। इसके अलावा फेज़ 2 जो था उसमें इस पोर्टल पे एक इंडिजिनियसली कैटलॉग तैयार किया गया है कि इस तरीके के इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तैयार किए जाने हैं इंडिया के अंदर ही। साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू द सिलेक्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायर्ड होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट के लिए। इसके अलावा जो न्यू फेज है वो डिज़ाइन किया गया है डायनेमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कराता है रिसर्च एंड इनोवेशन स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में, और ये इमर्जिंग जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा वुमेन को साइंस में प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि किरण स्कीम चल रही है टू इनकरेज द वुमेन साइंटिस्ट, क्यूरी स्कीम चल रही है टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन वुमेन यूनिवर्सिटीज़, विज्ञान ज्योति फॉर गर्ल्स इन हाई स्कूल टू परस्यू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ चाइना सी के बारे में। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि साउथ चाइना सी एक आर्म है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का इन साउथ ईस्ट एशिया। ये कनेक्ट करता है लुजन स्ट्रेट से विथ ईस्ट चाइना सी। ये कनेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट से विथ फिलीपीन सी। ये आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं वे दोनों ही रॉन्ग है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो बात की गई है कि ये आर्म है ईस्टर्न का नहीं बल्कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का आर्म है।
इसके अलावा इसमें जो कनेक्ट करती है, जो लुजन स्टेट कनेक्ट करती है ये आपकी फिलीपीन सी से, जबकि ताइवान स्टेट कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी से। ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए थे। तो ये लुजन स्टेट किसको कनेक्ट करती है, साउथ चाइना सी से फिलीपीन सी को, एंड ये जो ताइवान स्टेट है वह ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी से। इसके बाद देख लेते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी ये आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की इन साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ऑफ चाइना है, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम है, वेस्ट ऑफ फिलीपींस है एंड नॉर्थ ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो है। ये कनेक्ट करता है ताइवान स्टेट विथ ईस्ट चाइना सी एंड बाय लुजन स्टेट विथ फिलीपीन सी। इसके जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, अगर हम क्लॉकवाइज नॉर्थ से चलें तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, देन रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको हम ताइवान भी बोलते हैं, तो फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है एंड वियतनाम है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो इसकी जो ट्रेमेंडस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, इसकी लोकेशन है, ये कनेक्टिंग लिंक है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन का बाय द स्ट्रेट ऑफ मलक्का के द्वारा। और अंकटाड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने बताया है कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग जो पासेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं। इसके लिए इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वह काफ़ी है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये साउथ चाइना सी है, इसमें आपको ये चाइना है एंड देन ताइवान है, देन फिलीपींस, देन इसका जो मलेशिया, देन यहाँ पे आपको ब्रुनेई भी दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड है। इसके अलावा ये सिंगापुर, ये मलेशिया एंड ये वियतनाम, इसमें इसकी जो बाउंड्री कंट्री है अगर नॉर्थ से हम इस तरीके से चलें तो। इसके अलावा इसमें ये 3 आइलैंड हैं, पारासेल आइलैंड, स्कार्बो आइलैंड एंड स्पार्टले आइलैंड। ये जो 9 डैश लाइन आपको दिख रही है, ये चाइना के द्वारा 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये स्ट्रेचेस है 100 ऑफ किलोमीटर का, जो कि साउथ एंड ईस्ट ऑफ चाइना जो सदर्नली हुनान जो आइलैंड है उससे कवर करता है स्ट्रेटेजिक जो पारासेल है स्पार्टले आइलैंड चेन को। और चाइना इस 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी जो आइलैंड आते हैं उस पर अपना क्लेम करता है फॉर द हिस्ट्री ऑफ चाइना के अनुसार। इसके बाद देख लेते हैं जो डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। पारासेल जो आइलैंड है उस पर क्लेम करता है चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। स्पार्टले आइलैंड पर क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई एंड फिलीपींस के द्वारा। जो स्कार्बो आइलैंड है वह क्लेम किया जाता है फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान के द्वारा। इसके अलावा जो चाइना यहाँ पर जो असर्शन कर रहा है इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत, ये जो इनहेबिटेड जो आइलैंड है उनको आर्टिफिशियल आइलैंड में कन्वर्ट कर रहा है इसके अनक्लोज के, जिससे कि वह अनक्लोज के अंतर्गत आ जाए। इसने अभी हेवन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ एंड फ्लेरी क्रॉस रीफ को इस तरीके का यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड में कन्वर्ट किया है। साथ ही साथ जो चाइना है वो इसकी जो स्ट्रक्चर है रीफ की वो चेंज करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसने यहाँ पर पारासेल और स्पार्टले जो आइलैंड है वहाँ पर एयर स्ट्रिप एस्टेब्लिश की है। इसके अलावा जो चाइना के जो फिशिंग फ्लीट्स हैं वह एक तरीके से पैरामिलिट्री वर्क कर रहे हैं अपनी कॉमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ फिशिंग को छोड़कर। इसके अलावा जो यूएस इसका जो क्रिटिक करता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड के रूप में कहता है कि यह चाइना ने बिल्डिंग किया है ग्रेट वॉल ऑफ सैंड के रूप में। इसके बाद हम इसकी जो टाइमलाइन है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ रहा है साउथ चाइना सी से संबंधित, उसके बारे में देख लेते हैं इसके बारे में। 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी आया, यूएन क्लॉज। फिर क्या हुआ, 1997 में चाइना के द्वारा जो 9 डैश लाइन का कंसेप्ट दिया गया। 9 डैश लाइन का कंसेप्ट चाइना के द्वारा 1997 में दिया गया और इसने जो अपना अधिकार बताया वो बोर्नियो आइलैंड तक अपना ये अधिकार बताया कि उसका यहाँ तक इस पर अधिकार है। इसके अलावा 2002 में आसियान एंड चाइना के बीच में, आसियान कंट्रीज़ एंड जो चाइना के बीच में एक कंडक्ट ऑफ पार्टीज़, डिक्लेरेशन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ आयोजित की गई। फिर 2013 में क्या हुआ, 2013 में फिलीपींस ने चैलेंज कर दिया चाइना के क्लेम को, जो कि वो बोर्नियो आइलैंड तक बताता है कि हिस्टोरिक राइट
जो चाइना के जो हिस्टोरिक राइट जो बताता है उसको किस में आर्बिट्रेशन केस लगाया, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के तहत। इसके बाद 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल लॉ ऑफ सी ने चाइना के खिलाफ फैसला दिया और फिलीपींस के हक में फैसला दिया, और चाइना के जो क्लेम करता है, हिस्टोरिकल क्लेम करता है, उसको नकार दिया। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल लॉ ऑफ सी के बारे में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अस्तित्व में आई 1994 में अंडर द अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत ये अस्तित्व में आई। साथ ही ये डिफाइन करती है कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ओशियन। वर्ल्ड ओशियन के रिस्पेक्ट में ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करती है। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वह है हैम्बर्ग जर्मनी में। इसके अलावा इसके जो मेंबर कंट्री हैं 168 कंट्री इसकी मेंबर कंट्री हैं। ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है और क्लोज लिंक रखती है यूएन के साथ। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के बारे में। अनक्लॉज के तहत कुछ डिफाइन किए गए हैं जोन, उनके बारे में और देख लेते हैं। ये बेस लाइन होती है, इससे पीछे ये लैंड है, यहाँ से सी की बाउंड्री शुरू होती है। 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है वो टेरिटोरियल सी होता है, जिस पर किसी भी देश की सॉवरेनिटी होती है। इसके बाद बेस लाइन से 24 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो जो एरिया कहलाता है वो कंटिग्यूअस जोन कहलाता है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है यहाँ से आप देख रहे होंगे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, जिस पर किसी भी तरीके के मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के कंट्री पर राइट होते हैं। इसके बाद जो एरिया होता है वह हाई सी एरिया होता है। ये था आपका साउथ चाइना सी के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये ध्यान दीजिएगा अगर करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में वियना, ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये इस्टेब्लिश की गई थी आफ्टर द ऑयल क्राइसिस 1973-74 में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुई। 1974 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, ना कि वियना में। पेरिस फ्रांस में ही इसका हेडक्वार्टर है। ये फोकस करती है मेनली 3 E's पर, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। साथ ही साथ ये इंश्योर करती है रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को। इसका जो इसमें जो मेंबरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि क्रूड ऑयल का रिजर्व आपके यहाँ 90 डेज़ का होना चाहिए। साथ ही साथ आप मेंबर कंट्री होनी चाहिए OECD की। साथ ही आपने जो नेशनल ऑयल कंजप्शन है वह आपने 10% तक कम किया हो। इंडिया एंड चाइना इसके अभी मेंबर नहीं है, बल्कि इसको अभी एसोसिएटेड मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। रिसेंटली अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इनवाइट किया है इंडिया को टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। इसके बारे में ये कुछ मेजर रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करती है, जिसके बारे में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ करती है, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये रिलीज़ करती है, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। साथ ही साथ इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वह 30 इसकी अभी मेंबर कंट्री हैं। इसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व की बात की गई है इंडिया में भी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाए गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास 90 डेज़ के ना होकर अभी हमारे पास केवल 9.5 डेज़ का ही रिज़र्व क्रूड ऑयल का रिज़र्व है। और हमारे देश में अभी जो 3
जो रिज़र्व हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक रिज़र्व है विशाखापट्टनम में, देन सेकंड है ये है 1.33 मिलियन टन का। देन सेकंड है आपका मंगलुरु में जो कि कर्नाटक में है, ये है आपका 1.5 मिलियन टन का। थर्ड है पादुर में जो कि कर्नाटक में है, जो कि है 2.5 मिलियन टन का। अभी इसमें जो एडिशनल इसकी कैपेसिटी इनरिच की जा रही है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है 2.5 मिलियन टन का, और इसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व ज्वाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो चांदी खोले जो कि उड़ीसा में है, इसको भी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 4 मिलियन टन का ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होगा। ये थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।